नमस्कार दोस्तों, मैं शकील अहमद, व्याख्याता इतिहास। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, एक तो राजस्थान का जो संपूर्ण इतिहास का जो विषय वस्तु रहेगी उसके बारे में मैंने समझाया कि क्या क्या टॉपिक हम राजस्थान इतिहास की इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, मैंने आप लोगों को 4 संवत भी पढ़ाए थे उसके अंदर, जिनमें एक ग्रेगोरियन कैलेंडर था, एक विक्रम संवत था, शक संवत था और एक हिजरी संवत था। तो इसके बाद आइए अब मैं आपको राजस्थान इतिहास शुरू करता हूं। आज से हम राजस्थान इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं और राजस्थान इतिहास की क्लास हम जो शुरू करेंगे, देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इतिहास है, इस इतिहास को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। इन 3 भागों में अगर हम चलें तो सबसे पहला जो भाग है इतिहास का, हम इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, देखिए अगर आप प्रागैतिहास काल शब्द को अगर गौर से पढ़े तो इसके 2 टुकड़े हम कर सकते हैं। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, यहां पर एक शब्द इस तरीके से आपका निकलेगा, प्राक प्लस इतिहास। ठीक है, आप इसके 2 टुकड़े अगर करें तो क्या निकलेगा, प्राक प्लस इतिहास। प्राक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रारंभिक। ठीक है, प्राक का मतलब हुआ प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक इतिहास। अगर हम प्रागैतिहास काल की बात करेंगे तो यहां पर इसके बारे में एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसे बोलेंगे आप प्रागैतिहास काल। देखिए, प्रागैतिहास काल उस इतिहास को कहा जाता है जिसके बारे में हमें कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता। मुख्यतः देखा जाए तो यह आदि मानव काल का वो हिस्सा है जब इंसान को ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है। तो सीधी सी बात है, जब उसको लिखना ही नहीं है आता, लिपि का उसको ज्ञान ही नहीं है, तो हमें उस काल के बारे में कोई लिखित प्रमाण भी नहीं मिलता। तो इस दौर के अंदर देखा जाए तो मुख्य तौर पे आता है इसके अंदर, वो आता है पाषाण काल। देखिए, दुनिया में मनुष्य ने सबसे पहले जिस चीज के बने औजार और उपकरणों का इस्तेमाल किया था वो पत्थर थे। ठीक है, तो पत्थरों के औजार हथियारों को जो है इंसान उस दौर में उपयोग कर रहा था, इसलिए हम इसको यहाँ पर पाषाण काल के दौर पे जानते हैं। ठीक है, और पाषाण काल का ये जो प्रारंभिक इतिहास है हम इसको प्रागैतिहास काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो काल कहलाता है वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। देखिए, आद्य ऐतिहासिक जो काल हमारा है, इसके अंदर अगर हम चलें तो ये वो इतिहास है जिसके अंदर हमको लिखित प्रमाण तो प्राप्त होते हैं, परंतु उन लिखित प्रमाणों को, उस लिपि को हम आज तक पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। इसके अंदर मुख्य तौर पे देखा जाए तो आपका जो आता है टॉपिक वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इसमें मुख्यतः आता है। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ का जो इतिहास है, जितना भी इतिहास है वो सारा का सारा जो हमें पता चलता है वो पता चलता है हम लोगों को उत्खनन से। हमने यहाँ पे क्या किया है, उत्खनन किया है। उत्खनन में जो हमको सामग्री मिली है उस सामग्री का हमने अध्ययन किया है। खासतौर पे हमको यहाँ पर लिपि के जो प्रमाण मिले हैं मोहरों के ऊपर मिले हैं। टेराकोटा या सिलखड़ी मिट्टी की बनी मोहर यहाँ मिली है। उन मोहरों के ऊपर कुछ लेख लिखे गए हैं, लेकिन वो जो लेख हैं वो लेख अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इस लिपि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा अभी कालीबंगा सभ्यता के दौरान। मैं आपको बताऊंगा इस लिपि के अंदर क्या बात है, क्या इसकी विशेषता है और उसको पढ़ने में अभी हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई है। इसके बाद एक हमारा ऐतिहासिक काल आता है, तीसरा भाग। ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसमें हमें जो है लिखित प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं और उन तमाम लिखित प्रमाणों को हम पढ़ भी चुके हैं। और मुख्य तौर पे यहाँ अगर हम चलें तो वैदिक काल, और वैदिक काल से लगातार आज तक का जो इतिहास है हमारा सारा का सारा वो ऐतिहासिक काल के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, प्रागैतिहास काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, और जहां तक बात इतिहास की है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जहां तक बात इतिहास की आती है तो इतिहास शब्द का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। देखिए, इतिहास जो है ये शब्दों से कुछ इस तरीके से बना है, इति प्लस देखिए इसमें जो शब्द इस्तेमाल हमने किए हैं वो है इति प्लस हास। ठीक है, इति प्लस हास। तो यहां अगर हम देखें, इति, इति का मतलब होता है सीधा सा निश्चित रूप से, हास का मतलब होता है घटित होना, यानी इतिहास का मतलब हुआ निश्चित रूप से यह घटना घटित हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास, जिसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत पाषाण काल से करता हूं आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा दुनिया में मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों के औजार के हथियारों का इस्तेमाल किया था, इसलिए शुरुआती 2 दौर है वो हमारा पाषाण काल कहलाता है। और इस पाषाण काल के भी हम 3 भाग पढ़ते हैं।
इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम चलें तो पाषाण काल को हमने जो बांटा है पूरा पाषाण काल में बांटा है। पूरा पाषाण काल जिसको हम पेलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा हमारा जो हिस्सा है वो मध्य पाषाण काल कहलाता है, जिसको हम मीजोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है हम इसको नव पाषाण काल कहते हैं, नियोलिथिक एज भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जब बात आती है यहाँ पे काल की, समय की, तो हमारा जो पूरा पाषाण काल है इसका समय जो निर्धारित किया है इतिहासकारों द्वारा वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य तय किया गया है। 25 लाख से 10,000 बीसी। बीसी का मतलब मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। ठीक है, बीसी बिफोर क्राइस्ट। चलिए उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल का जो समय निश्चित किया गया है ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के मध्य निश्चित किया गया है। ये मध्य पाषाण युगीन सभ्यता का समय रहा है। और जहां तक नवपाषाण काल की बात आती है तो 4,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है ये नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कहलाता है। जहां तक बात आती है लक्षणों की, तो पूरा पाषाण काल जो है इसका मुख्य रूप से लक्षण है शिकार के द्वारा भोजन। देखिए यहाँ पे इंसान क्या करता है, शिकार करता है। मुख्यतः उसका एक ही काम था, अपने जो है पेट की भूख को शांत करना, जिसके लिए वो क्या करता है, शिकार करता है। शिकार को खा जाता है पकाकर और इसके बाद आराम करता है। उसके अलावा कोई उसके पास दूसरा कार्य नहीं है। ठीक है, और अगर हम चले यहाँ पर तो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता पुरापाषाण काल की आती है, वो है अग्नि का आविष्कार। पुरापाषाण काल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि किस काल के अंदर मनुष्य ने अग्नि का आविष्कार किया था, तो पाषाण काल के अंदर, पुरापाषाण काल में उसने अग्नि का आविष्कार कर लिया था। इसके बाद मध्य पाषाण काल की जब मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ की मुख्य विशेषता है पशुपालन का सीखना। यहाँ पर इंसान ने पशुपालन करना शुरू कर दिया है। और पशुपालन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम के अंदर, कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था। तो इसका जवाब क्या देंगे आप, तो इसका जवाब होगा कुत्ता। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस पशु को पालतू बनाया गया था, वो है कुत्ता। ठीक है, और जहां तक बात आती है उसकी दूसरी विशेषता की, तो आखिर तक अभी भी जो है मध्य पाषाण काल में इंसान क्या कर रहा है, शिकार पर अपना जीवन चला रहा है। अभी भी आखिर तक का जीवन वो गुजार रहा है, आखिर यानी शिकार। नवपाषाण काल पे आते हैं तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है कृषि कार्य प्रारंभ। अब इंसान ने यहाँ पर कृषि कार्य करना शुरू कर दिया है। और देखिए अगर कृषि कार्य अगर शुरू कर दिया है तो एक निश्चित जमीन पर वो खेती बाड़ी करेगा। निश्चित जमीन पर अगर खेती बाड़ी करेगा तो यानी उसका स्थायी जीवन भी शुरू हो जाएगा। अब उसका जो खानाबदोश जीवन है वो खत्म हो चुका है और एक निश्चित जगह पर उसने क्या किया है, खेती बाड़ी करनी शुरू की है और वहीं पर वो बस चुका है। ठीक है, आमतौर पर ये नदी घाटियों के आसपास के इलाकों में इंसान ने बसना शुरू कर दिया है ताकि कृषि के लिए आवश्यक जल उसको उपलब्ध हो सके। एक और महत्वपूर्ण विशेषता नवपाषाण काल की आती है पहिए का आविष्कार। देखिए यहाँ पे इंसान ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। और एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि शुरू में जब पहिए का आविष्कार किया गया था तो ध्यान रहे पहिए का इस्तेमाल मनुष्य ने किसी जो है गाड़ी के लिए नहीं किया था। शुरुआती दौर में इंसान ने जब पहिए की शुरुआत की थी तो वो चाक के लिए की थी। यानी इसका जो प्रयोग किया था इंसान ने वो किसके लिए किया था, चाक। चाक होता है ना मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार जिसका इस्तेमाल करता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे उसने चाक के लिए पहिए का इस्तेमाल किया है। उस चाक के ऊपर रखकर उसने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार हुआ चाक के रूप में और मिट्टी के बर्तन बनाना उसने शुरू कर दिया है नवपाषाण काल में। जहां तक बात आती है औजारों की, उपकरणों की, तो देखिए उपकरणों के अंदर यहाँ पुरापाषाण काल में वो हैंड एक्स का इस्तेमाल करता है, हस्त कुठार का इस्तेमाल करता है, क्लीवर चापर का इस्तेमाल करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में अगर हम चलें तो उसने स्क्रैपर और पॉइंट का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उत्तर पाषाण काल में उसने बसूला और कुल्हाड़ी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए राजस्थान जीके की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि पुरापाषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थल राजस्थान में मौजूद है। तो आपको जवाब देना होगा डीडवाना, जायल, ये दोनों जगह नागौर के अंदर है। यहां से हमको पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। भानगढ़, अलवर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, आप लोगों ने कभी सुना होगा, एक भूतहा जगह के तौर पे इसको जाना जाता है राजस्थान में।
इसके अलावा चलें तो इंद्रगढ़ एक जगह पड़ती है, बूंदी जिले के अंदर है। ध्यान रहे इंद्रगढ़, कुछ बच्चे सवाल करते भी रहते हैं मुझसे, कुछ गाइडों में या शायद किसी बुक्स में इसमें कोटा दे रखा है, जो बहुत ही गलत है। इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर पड़ता है। ये वही जगह है जहाँ पे इंद्र माता का मंदिर पड़ते हैं बूंदी में। इंद्रगढ़ में बहुत ही फेमस किला है। देखिए आप, गढ़, गढ़ का मतलब होता है किला, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण किला भी है इंद्रगढ़ का किला। चलिए इसके बाद देखें तो एक दर, दर नाम की जगह पड़ती है भरतपुर में, ठीक है। तो यहां से हमको पुरापाषाण काल के अवशेष मिले। इसके अलावा विराटनगर की हम बात करते हैं, विराटनगर से भी हमको पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल की जब बात आती है तो मध्य पाषाण काल में हमें दो जगह से अवशेष मिलते हैं, बागोर भीलवाड़ा से, इसके अलावा तिलवाड़ा बाड़मेर, दो जगह हैं जहां से हमको मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। आरएस प्री में इस सवाल को पूछा भी गया है, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से वो कौन से स्थान है जहां पर मध्य पाषाण काल के अवशेष आपको या उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो आपका जवाब था बागौर और तिलवाड़ा, ठीक। नवपाषाण काल की जहां तक बात आती है तो इसके अवशेष हमको मुख्य रूप से मिलते हैं कालीबंगा के अंदर, ठीक है। पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले इतिहास इनका, आहड़ जो उदयपुर के अंदर हम पढ़ेंगे, गिलुंड जो है राजसमंद के अंदर है, झर जयपुर के अंदर, ठीक। तो देखिए पाषाण काल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं, लेकिन आमतौर पर इन प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। तो आपको थोड़ा इन स्थलों को ध्यान रखना चाहिए, ये स्थल आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो पाषाण काल की बात आई। अब मैं आपको बताता हूं पाषाण काल जब खत्म होता है तो इंसानों ने क्या किया, सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना शुरू किया। ध्यान रखिए प्रश्न आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। सवाल यह था कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। तो धातु में ध्यान रखें, सबसे पहले कौन सी धातु का नाम लेंगे, तांबा। सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना शुरू किया गया था। तो इसके बाद पाषाण युगीन सभ्यताओं के बाद जो इतिहास शुरू होता है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं का इतिहास शुरू होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं पे ले जाता हूं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए यहां पर इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा है, प्रागैतिहास काल है, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है और एक ऐतिहासिक काल है। इसके अलावा अगर हम चलें तो हमारे 1820 ईस्वी में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम जर्गेनस थॉमसन हुआ है। इन्होंने इतिहास को उपकरणों और औजारों के आधार पर तीन भागों में बांटा है। पाषाण काल, जब इंसान पत्थर के औजार का प्रयोग कर रहा है तो उसने पाषाण काल उसको बोला है। कांस्य युग इसने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो कांसे के औजार हथियारों का इस्तेमाल जब इंसान कर रहा है तो कांसे युग। और 1000 ईसा पूर्व जब भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया तो उसने उसको लोहे या लोह युगीन सभ्यता में बांटा है। यानी यहां पर औजारों के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में इतिहास को बांटा गया है, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो है हमारे तथ्य आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये भारतीय इतिहास में। अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इसीलिए इन्हें भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। भारत में पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं, पुरातत्व के जो जनक हैं वो किन को माना गया है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखें राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में सबसे पहले पाषाण कालीन जो अवशेष हैं वो कहां पर खोजे गए थे, एक प्रश्न यहां से बन जाता है। तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले 1870 ईस्वी में C.A. हैकट नाम के एक इतिहासकार हैं। इन्होंने सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ मैंने बताया बूंदी के अंदर है, तो यहां से इन्होंने पूरा पाषाण कालीन कुछ अवशेष प्राप्त किए थे, जिनमें कुछ हैंड एक्स हैं, कुछ क्लीवर हैं, कुछ एश्यूलिन इन्होंने यहाँ पे प्राप्त किए थे। लेकिन यहां पर अगर देखें तो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य जो सबसे पहले शुरू हुआ था सॉरी, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य जो शुरू हुआ था राजस्थान में वो 1871 में शुरू हुआ था। ध्यान रहे अगर कोई आपसे पूछता है पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य कब शुरू हुआ तो 1871। लेकिन अगर कोई ये प्रश्न करता है कि राजस्थान में सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहां कहां पर पुरापाषाण कालीन अवशेषों को खोजा था या प्राप्त किया था, तो आपका जवाब होता है 1870 ईस्वी में C.A. हैकट, ठीक। चलिए इसके बाद देखिए तो यहां पर अगला जो तथ्य है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में पुरातात्विक कार्य करने का जो श्रेय जाता है वो A.C.L. कार्लाइल महोदय के जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आरएएस एग्जाम में भी पूछा गया है कि राजस्थान में पुरातत्व के शुरुआत करता है या पुरातत्व के
बारे में कार्य या पुरातत्व कार्य शुरू करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है, तो ACL कार्लाइल का नाम पूछा गया है, समय भी पूछा गया है 1871 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले राजस्थान में मैंने आपसे कहा था कि प्राचीन सभ्यता स्थलों के अंदर पाषाण काल युगीन सभ्यता आएंगी। पाषाण काल के बाद अब मैं आपको कुछ ताम्रगीन सभ्यताओं पर लेके चलता हूं, ठीक है, जिनमें सबसे पहली सभ्यता मैं यहां पे ले रहा हूं कालीबंगा सभ्यता। तो आइए देख लीजिए सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको पहले बता देता हूं। इस सभ्यता के अवशेष हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील में घग्घर नदी के बाएं तट पर प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको मैप पे समझा देता हूं इसके बारे में। देखिए जरा, यहां अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं तो हमारे एक नदी बहती है जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश में। देखिए इस तरीके से यहां पर हमको हिमालय पर्वतीय प्रदेश मिलता है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां नक्शे में। तो देखिए यहां पर ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश यहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हिमालय में जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहां पर हिमाचल प्रदेश में इन शिवालिक की पहाड़ियों से, यहां हिमालय से एक नदी हमारी निकलती है। ये नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये नदी पंजाब में आती है, पंजाब से हरियाणा में जाती है, हरियाणा से राजस्थान में आती है और राजस्थान से निकलकर ये चली जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया है यहां पर, ये आपका पंजाब हो गया है, ये हरियाणा हो गया है और ये राजस्थान राज्य हो गया है। तो जो हमारी घग्घर नदी है ये हिमाचल से आई, हिमाचल से पंजाब में आई, ठीक है, पंजाब से कुछ हरियाणा हिस्सा और हरियाणा में सबसे पहले राजस्थान में चले तो हनुमानगढ़ जिले में ये नदी प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करने के बाद गंगानगर जिले में बहती हुई और ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में यहां चले तो बहावलपुर जिला पड़ता है और बहावलपुर जिले के अंदर फोर्ट अब्बास नाम की एक जगह पड़ती है, वहां पर यह नदी विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की ज्योग्राफी के जब लेसन में आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो राजस्थान की नदियों में इस नदी का पूरा उल्लेख मैं आपसे करने वाला हूं। चलिए ये तो हो गई हमारी घग्घर नदी। अब घग्घर नदी को मैं राजस्थान के नक्शे पे ले लेता हूं। राजस्थान में देखिए ये नदी घग्घर नदी इस तरीके से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है और यहां से हनुमानगढ़ से आगे निकलकर गंगानगर जिले में बहती हुई और अंत में पाकिस्तान में बहावलपुर जिले के फोर्ट अब्बास नाम की जगह पर जाकर खत्म हो जाती है। ये जो हमारी घग्घर नदी है, इस घग्घर नदी के बाएं तट पर यानी इस तरफ यहां अगर हम चलें तो हमको कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान रहे घग्घर जो नदी है पाकिस्तान में इस घग्घर नदी को ही हकरा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए घग्घर नाम ना हो हकरा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको घग्घर हकरा के नाम से जानते हैं। तो घग्घर नदी के बाईं तट पर ये कालीबंगा सभ्यता के अवशेष हमको मिले हैं, हनुमानगढ़ जिले में मिले हैं और हनुमानगढ़ जिले की तहसील कौन सी होगी, पीलीबंगा तहसील। ठीक है, पीलीबंगा तहसील, यहां पर हमको इसके अवशेष मिलते हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे नेशनल हाईवे की बात करूं तो नेशनल हाईवे नंबर 15, नेशनल हाईवे नंबर 15 जो इस तरीके से गुजरता है राजस्थान में, तो ये नेशनल हाईवे नंबर 15 के भी नजदीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्वाधिक नजदीक स्थित हैं, तो आपका जवाब हो सकता है नेशनल हाईवे नंबर 15। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इस सभ्यता के बारे में आपको कुछ और जानकारी देता हूं। देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें अगर हम बात करें तो पीलीबंगा तहसील में घग्घर नदी के बाएं तट पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक तो ये घग्घर नदी आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ध्यान रहे कालीबंगा सभ्यता से हमको कांसे के बने औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में इंसान तांबे का प्रयोग कर रहा था, लेकिन तांबा थोड़ा हल्का होता है। अगर तांबे की बात करें उसमें लचीलापन अधिक होता है। अगर आप उसको कोई कुल्हाड़ी जैसी कोई चीज बनाते हैं और उस पर किसी कठोर चीज पे प्रहार करते हैं तो तांबा लचीला होने की वजह से मुड़ जाता है। तो जरूरत महसूस हुई तांबे को थोड़ा कठोर करने की, तो यहां पर इंसान ने क्या किया, यहां मनुष्य ने तांबे में टिन मिलाया। ठीक है, तांबे में क्या मिलाया, टिन। जब तांबे के अंदर टिन मिलता है तो तांबा और टिन मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। तो यहां पर मनुष्य ने कांसे के औजार हथियारों का प्रयोग करना शुरू किया। तो यहाँ पे कांसे के बने औजार हथियार हमको प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक, दूसरी बात आती है नगरीय सभ्यता भी हम इसको कहते हैं। देखिए कालीबंगा सभ्यता की जब बात आती है तो खुदाई में हम लोगों को यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, हमको यहाँ पे नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं कालीबंगा को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानता हूं। सरस्वती घाटी सभ्यता, देखिए हम इसको सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं। देखिए वापस मैं आपको यहाँ पे मैप पे ले चलता हूं। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया
कि यहाँ जो नदी आजकल जिसको हम यहाँ पर घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको आजकल आप यहाँ पे घग्गर नदी कह रहे हैं, ये घग्गर नदी के बारे में अगर लेके चले अपन लोग बात, तो वैदिक काल में यहाँ पर घग्गर नदी नहीं बहती थी। अगर आप ऋग्वेद का अध्ययन करें तो ऋग्वेद के अंदर हमको एक नदी का उल्लेख मिलेगा जो ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, ठीक है, ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, और वो नदी थी आपकी सरस्वती नदी, ठीक। और यहाँ पे माना जाता है इसी तरीके से ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहती हुई ये इस तरीके से बहकर आगे चलकर संभवतया या तो सिंधु नदी में या फिर अरब सागर में अपना पानी गिराती थी। ध्यान रहे, आजकल हमारे पास केवल ये घग्गर नदी का केवल बहावलपुर तक का हिस्सा हमें ज्ञात है, आगे का हिस्सा जो है वो हमें मालूम नहीं है, और इसीलिए ONGC द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC द्वारा प्राचीन जो विलुप्त सरस्वती नदी है उसके खोए हुए मार्ग की खोज करने के लिए प्रोजेक्ट सरस्वती भी चलाया जा रहा है। तो आज जो हमारी घग्गर नदी बह रही है, ठीक है, जो हमारी यहां तक मौजूद है घग्गर नदी, तो देखिए घग्गर नदी जो हमारी आज केवल यहां तक हमें मिलती है कुछ इस तरीके से। तो मैं अगर बात करूं यहां पर, तो देखिए आज हमारी जो घग्गर नदी है वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बहती हुई बहावलपुर तक, फोर्ट अब्बास तक हमको नजर आती है। लेकिन ऋग्वेद काल में यहां पर एक नदी बहती थी, उसको हम सरस्वती नदी कहते थे, और यह माना जाता है कि सरस्वती नदी तो हो गई विलुप्त, और आज सरस्वती नदी के मार्ग में ही कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। इसीलिए आप घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो यह माना जाता है कि जहां आज घग्गर है यहां क्या थी? सरस्वती नदी थी। इसके बारे में भी एक सवाल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले वो कौन व्यक्ति थे, क्वेश्चन है, सबसे पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये साबित किया कि ये जो घग्गर है इसी के मार्ग में सबसे पहले सरस्वती नदी बहती थी? तो इनका नाम आता है VS वाकणकर। VS वाकणकर, ठीक है, ये सबसे पहले इतिहासकार थे जिन्होंने ये बात बताई हमें कि यहां पर घग्गर नदी के मार्ग में सरस्वती नदी बहती थी, ठीक। तो अब चूंकि आज हम इसको घग्गर कहते हैं, प्राचीन काल में इसको सरस्वती कहते हैं, जिसका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा। नदी तमा का मतलब होता है नदियों में श्रेष्ठ। सरस्वती नदी को देवी तमा भी कहा गया है, देवियों में श्रेष्ठ उसे कहा गया है, ठीक है, देवियों में श्रेष्ठ उसे कहा गया है। तो इस तरीके से यहां पर सरस्वती को देवी भी माना गया है। आगे चलकर हम देखें तो यहां पर सरस्वती को एक देवी का जो है रूप भी माना गया है। आज हम उसे बुद्धि की देवी मानते हैं, तो हम सरस्वती नदी के लिए एक शब्द पढ़ते हैं ऋग्वेद में, देवी तमा। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी अगर कोई थी तो वो सरस्वती नदी मानी जाती थी, ठीक। तो सरस्वती नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, कालीबंगा सभ्यता का। एक चीज आप ध्यान रखें, अगर कोई हमसे पूछता है कि कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी कौन सी नदी के किनारे, तो 4500 साल पहले यहां पे नदी जो बहती थी तब घग्गर नहीं सरस्वती थी। तो सभ्यता का जब विकास हुआ था तो उस वक्त सरस्वती नदी थी। लेकिन अगर कोई मुझसे यह प्रश्न करता है कि वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष हमें किस नदी के किनारे प्राप्त होते हैं, तब आपका जवाब होगा घग्गर नदी, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो घग्गर नदी प्राचीन काल में सरस्वती नदी थी, और सरस्वती नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ, इसीलिए हम इसको सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखें तो हम इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि देखिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन है। जब भारत और पाकिस्तान के विशाल एरिया पर आज से 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, तो वहीं पर ही बड़े बड़े शहरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के साथ साथ कालीबंगा सभ्यता भी फल फूल रही थी। तो मैंने आपसे कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि के प्रमाण तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन प्रमाणों को हम आज तक पढ़ नहीं पाए। ठीक उसी प्रकार अगर हम कालीबंगा की बात करें तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर है, यहां से लिपि तो हमें प्राप्त हुई है, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम इस सभ्यता को कैसी बोलेंगे? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहेंगे, ठीक है। तो कई सारे नाम हो गए इसके, कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, ये पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। इसके बाद आता है कालीबंगा का नामकरण। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। देखिए अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है नगर, ये हमको मिलता है हनुमानगढ़ जिले में, और हनुमानगढ़ जिले के पास में ही जो राज्य पड़ता है पंजाब पड़ता है। पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाबी भाषा का बहुत प्रभाव है हमारे राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में। तो हमारे यहाँ पे पंजाबी भाषा में चूड़ियों को बंगा कहा जाता है। ध्यान रहे, सिंधी भाषा में भी
चूड़ियों को बंगा कहा जाता है। तो हमारे यहां पर क्या हुआ, कालीबंगा का जो नामकरण हुआ है, ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है काले रंग की चूड़ियां। क्यों नाम हमने रखा, तो इसको देख लीजिए। देखिए किसी भी पुरातत्व की जब प्राचीन स्थल की खुदाई होती है तो उस स्थल का नामकरण करने की दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप जिस जगह पे खुदाई कर रहे हैं और उस जगह के आसपास कोई गांव है, कोई नगर है, कोई कस्बा है, तो आप सामान्यतः उस गांव नगर कस्बे के नाम पर उस नगर का नामकरण कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हड़प्पा की मैं बात करता हूँ, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। अब बिल्कुल ही पास में हड़प्पा नाम का नगर है, तो हड़प्पा नगर के नाम पर मैंने सभ्यता का नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो की बात करते हैं ये जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो हमें मिला है, जब यहां खुदाई हुई तो आसपास कोई गांव नगर कस्बा मौजूद नहीं था। तो यहां हमने क्या देखा, खुदाई में सबसे पहले जो अवशेष निकले वो थे बहुत सारी हड्डियों का ढेर, इंसानों की अस्थियों के यहाँ पे ढेर निकले थे, कंकाल के ढेर निकले थे। तो चूंकि पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत में सिंधी भाषा बोली जाती है, और सिंधी भाषा में यहाँ पर एक नाम उस इलाके के लिए दिया गया, क्योंकि बहुत सारे हड्डियों के ढेर वहां निकल रहे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया था मुअन जो दड़ो। मुअन का मतलब होता है मुर्दों, जो का मतलब होता है का, दड़ो का मतलब होता है टीला, यानी उसका नाम हो गया मुअन जोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। लेकिन आगे चलकर देखें वर्तमान में तो यह नाम बहुत बिगड़ चुका है। मुअन जो दड़ो जो सिंधी भाषा का शब्द था, अब उसका नाम बिगड़ते बिगड़ते मोहन जोदड़ो हो गया है? इसी तरीके से अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा की जब खुदाई हुई तो इस खुदाई में सबसे पहले यहां पर काले रंग की चूड़ियां निकली, और काले रंग की चूड़ियां निकलने की वजह से ही हमने इस सभ्यता का नाम रख दिया है कालीबंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, एलपी टेसीटोरी। इटली के एक विद्वान रहे हैं लुइजी पियो टेसीटोरी। देखिए एलपी टेसीटोरी जो थे, इनका जन्म 1887 ईस्वी में इटली में हुआ था। ये उसके बाद हमारे भारत में आते हैं। बीकानेर रियासत में रहते हुए इन्होंने कुछ भाषाओं का अध्ययन किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो बुक है जॉर्ज अब्राहम गियरसन की, जॉर्ज अब्राहम गियरसन के साथ रहकर इन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया। ठीक है, इसी दौरान ये बीकानेर में जब थे तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने भी इसको चारण साहित्य के विषय में कुछ इनको कार्य सौंपा। ठीक है, उनका चारण साहित्य का संकलन करने का काम इनको सौंपा। इसी दौरान एलपी टेसीटोरी इस कालीबंगा सभ्यता वाला जो क्षेत्र है आजकल, यहां पे एक बार पहुंचे। इस जगह पर एलपी टेसीटोरी को कुछ मोहर प्राप्त हुई, कालीबंगा सभ्यता से कुछ मोहर प्राप्त हुई, और उन मोहरों को देखकर इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो जगह है ये कहीं ना कहीं ये प्री मौर्यन यानी मौर्य काल से भी पुरानी है, वैदिक काल से भी पुरानी है। अब इन्हें कुछ मोहरें प्राप्त हुई, इन मोहरों को इन्होंने अपने साथी जॉर्ज अब्राहम गियरसन को दिखाया और उनको ये बात बताई। तो जॉर्ज, अब ये बात लगभग 1919 की है जब इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। तो यहां जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने इनको सलाह दी कि एलपी टेसीटोरी को कि आप इन मोहरों को लेकर ऐसा करिए, आप सर जॉन मार्शल से मिलिए, क्योंकि उस टाइम में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अंदर खुदाई कार्य शुरू हो चुका था सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो यहां पर क्या हुआ कि ये उनसे मिलने जाते उससे पहले ही ये बीमार हो गए, और 1919 ईस्वी में, नवंबर 1919 ईस्वी में इनकी बीकानेर में ही मृत्यु हो गई। तो एलपी टेसीटोरी ने सबसे पहले ये जानकारी तो दे दी थी कि यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के अंदर यहाँ पे कुछ प्राचीन या कोई अवशेष यहाँ पे हैं प्राचीन सभ्यता के, लेकिन उसके बारे में आप देखें कुछ प्रकाश में लाते उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सवाल बनता है कि कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एलपी टेसीटोरी थे, इटली के रहने वाले थे। मैं जब राजस्थान के मुख्य इतिहासकारों की बात करूंगा, साहित्यकारों की बात करूंगा, तो इसकी चर्चा मैं वहां पे अलग से भी आपसे करने वाला हूं। बात आती है कालीबंगा की खोज की। कालीबंगा की खोज किसने की, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले जानकारी किसने दी तो एलपी टेसीटोरी ने। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई, 1952 में हुई, किसने की, अमलानंद घोष ने की। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहां पर एक और प्रश्न हमारा बनता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रथम उत्खनन किस जगह का हुआ, कालीबंगा का हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। आजादी के बाद सबसे पहले खोजा गया स्थल तो रोपड़ था, लेकिन सबसे पहले उत्खनन अगर कहीं पे हुआ था तो वो थी अपनी कालीबंगा। ठीक है, उत्खनन यहां पे हुआ था।
सबसे पहले आजादी के बाद। ठीक, चलिए उत्खनन की जब बारी आती है तो यहाँ पर उत्खनन कब से कब हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य हुआ था और इसमें उत्खनन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें महत्वपूर्ण नाम आता है डॉक्टर ब्रजवासी लाल, डॉक्टर बालकृष्ण थापर और जेवी जोशी। इनके निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य चला था 1961 से लेकर 69 के मध्य। ठीक, अलग अलग तथ्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई पूछता है सबसे पहले जानकारी किसने दी तो एलपी टेसीटोरी, खोज किसने करी तो अमलानंद घोष ने। ठीक है, उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ तो डॉक्टर ब्रजवासी लाल, जिनको हम बीवी लाल ठीक है बोलते हैं, बालकृष्ण थापर बीके थापर कह देते हैं, और जेवी जोशी के निर्देशन में शुरुआत हुई। ठीक अब बात आती है कालीबंगा सभ्यता के समय की। कितना पुराना है कालीबंगा सभ्यता? तो देखिए आज हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, शॉर्ट में आप इसको C14 पद्धति भी कहते हैं। तो C14 पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय जो है ये ज्ञात किया गया है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, मैं पिछले लेसन में आपको ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, अगर किसी ने ये लेसन नहीं देखा है तो पहले आप कृपया करके इतिहास शुरू करने से पहले उस लेसन को आप जरूर देखें। तो देखिए C14 पद्धति क्या है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक डिटेल दे देता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और जानकारी दे दी है, मैं आपको बता देता हूं। कार्बन डेटिंग पद्धति का जो आविष्कार है वो शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो अमेरिका में जो है, शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियार्ड फ्रैंक लिब्बी ने 1949 में किया था। ठीक, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति का आविष्कार हुआ है 1949 ईस्वी में, और इसीलिए 1960 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे कालीबंगा के अंदर समय आता है 2350 से 1750। अब ये C14 कार्बन पद्धति से हम कैसे निकालते हैं समय, ये मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे देता हूं। देखिए होता क्या है हमारे यहाँ पर, देखिए जरा हमारे कार्बन डेटिंग के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए जब कोई व्यक्ति या मान लीजिए कोई पौधा है, वनस्पति है, जीवित अवस्था में रहता है तो हमारे अंदर देखिए यहाँ पे दो प्रकार के कार्बन मिलते हैं। ठीक है, कितने कार्बन मिलते हैं? दो प्रकार के। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखें तो ये मैं एक लाइन खींच देता हूं कुछ इस तरीके से। देखिए होता यह है कि जब हम जीवित हैं तो हमारे अंदर दो प्रकार के कार्बन फिलहाल है। ठीक है, एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। जीवित अवस्था में रहते हुए कार्बन 12 और कार्बन 14 ये आपके शरीर में दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन होता यह है कि जब मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की तो उसके मरने के बाद कार्बन 14 का धीरे धीरे अपघटन शुरू हो जाता है। ध्यान रहे कार्बन 12 का अपघटन नहीं होता, ये मरने के बाद भी उतना ही रहता है जितना जीवित अवस्था में था, लेकिन कार्बन 14 जो है मृत्यु के बाद इसमें धीरे धीरे इसका अपघटन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कार्बन 14 जो है इसमें जब अपघटन होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कार्बन 14 के अपघटन की दर ज्ञात कर लेते हैं। कार्बन 14 का अर्ध आयु काल माना जाता है लगभग 5730 वर्ष, ये इसका अर्ध आयु काल माना जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5730 वर्षों में ये कार्बन की मात्रा मनुष्य में आधी रह जाती है। ठीक, तो जब आप जीवित हैं यानी कोई भी वनस्पति है, कोई मनुष्य है, जब जीवित है तो उसमें कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों बराबर थे। मृत्यु के बाद धीरे धीरे कार्बन 14 का अपघटन हो रहा है। तो आप क्या करते हैं कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई हड्डी मिली है मेरे को खुदाई में, और मुझे ज्ञात करना है कि कितने साल पहले लगभग ये जीवित अवस्था में रहा होगा। तो इसके अंदर मैं कार्बन 12 देखता हूं, तो अगर इसमें कार्बन 12 इतना है तो जीवित अवस्था में कार्बन 14 भी इतना ही होना चाहिए था, लेकिन आज मुझे कार्बन 14 इसमें केवल इतना मिल रहा है, इसका मतलब इतना कार्बन 14 का अपघटन हो चुका है। ठीक है, तो मैं अपघटन की दर ज्ञात कर लेता हूं, और इस अपघटन की दर ज्ञात करने के बाद मुझे अंदाजा लग जाएगा कि जीवित अवस्था में ये मनुष्य या जो पशु की हड्डी जो आपको मिली है ये कितने साल पहले लगभग जीवित अवस्था में रहा होगा। ध्यान रहे कार्बन डेटिंग पद्धति के अंदर आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कि इतने हजार, इतने महीने, इतने दिन पहले ये जीवित अवस्था में था। ध्यान रहे आप प्लस माइनस 100-200 साल आगे पीछे तक का लगभग समय आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में कुछ बात आती है। वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कालीबंगा जो है भारत का सबसे बड़ा तीसरा पुरातात्विक क्या है? स्थल है। अगर मैं इससे पहले बात करूं इससे बड़े बड़े कौन हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, इंडियन हिस्ट्री वाली क्लास में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे।
भारत का सबसे बड़ा जो पुरातात्विक स्थल है वो है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा सबसे बड़ा। इसके बाद नंबर 2 आता है राखी गढ़ी। धौलावीरा तो कहां है? धौलावीरा है गुजरात के अंदर। और राखी गढ़ी कहां है? राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा में। तो भारत में वर्तमान में जो पुरातात्विक स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा धौलावीरा है, नंबर 2 राखी गढ़ी है, और नंबर 3 कौन है? कालीबंगा। ये ध्यान रखना है आपको। भारत के अंदर तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कालीबंगा। और अगर मैं पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सेकंड नंबर हड़प्पा, थर्ड नंबर गनेड़ीवाल। लेकिन ये तीनों जगह आजकल पाकिस्तान में चली गई। भारतीय क्षेत्र के अंदर बात करें तो सबसे बड़ी जगह हमारे पास धौलावीरा है, सेकंड राखी गढ़ी है, और तीसरा कालीबंगा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहते हैं। देखिए, कालीबंगा से खुदाई में हमको कच्ची ईंटों से बने मकान प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि संभवतया ये कालीबंगा के जो लोग थे बहुत गरीब रहे होंगे, इसीलिए हम कालीबंगा को कच्ची ईंटों से बने मकान प्राप्त होने की वजह से दीनहीन बस्ती के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा से खुदाई में 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर। कालीबंगा से खुदाई में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5 अलग अलग स्तर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 स्तर हमको प्राक हड़प्पा काल के और 3 स्तर हमको हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्तर हमको मिले हैं। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। यह प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम पूछा गया है, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? तो ये हमारे इतिहासकार है दशरथ शर्मा। हमारे चूरू जिले के बड़े इतिहासकार हैं। राजस्थान के इतिहासकार वाले लेसन में मैं आपसे पूरी चर्चा करूंगा इनके बारे में, इनकी पुस्तकों के बारे में। तो इनका यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 3 बड़े नगर थे, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो और एक कालीबंगा। तो इनका यह कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जिस प्रकार का नगर बसावट जो मिली है, नगर की जो बसावट मिली है, उसी प्रकार कालीबंगा नगर की बसावट हमको देखने को मिलती है। इस आधार पर इन्होंने इसको बोला है सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी। एक और प्रश्न आता है इंडियन हिस्ट्री में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो जुड़वा राजधानी तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था, लेकिन सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगा किसको बोलता है? तो इतिहासकार कौन से हैं? दशरथ शर्मा, इन्होंने इसको बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तथ्य और आता है, कालीबंगा में दुर्ग और नगर अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। देखिए ऐसा है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी चले तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में आप कहीं भी चले तो आपको तमाम जितने भी नगर मिलते हैं वो 2 टुकड़ों के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तमाम जितने भी आपको नगर मिलते हैं वो 2 हिस्सों में आपको मिलते हैं। एक टीला आपको मिलता है पूर्व दिशा में और एक टीला आपको मिलता है पश्चिम दिशा में। किस प्रकार मिलता है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। देखिए इस प्रकार, जब हम किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पे चलते हैं तो हमको 2 टीले मिलते हैं। एक टीला मिलता है पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये टीला मान लीजिए पश्चिम में है, अपेक्षाकृत छोटा है, दिशा में आपको लिख देता हूं, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। एक टीला हमको पूर्वी दिशा में मिलता है, ये टीला अपेक्षाकृत आपको बड़ा मिलता है। ठीक, ये आपका एक बड़ा टीला आपको मिल गया। दूसरी बात, ये जो पश्चिमी टीला है, हमेशा ध्यान रखें ये आपको ऊंचाई पर मिलता है, आपको ये ऊंचे वाले हिस्से पर आपको मिलता है। और ये जो आपका जो है पूर्वी जो टीला है ये हमेशा निचले वाले हिस्से मिलता है। ठीक है, पश्चिमी टीला ऊंचे हिस्से पे बसा होगा, पूर्वी टीला निचले हिस्से बसा होगा। तो हम आमतौर पे इसलिए इसको निचला नगर भी कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया निचला नगर। दूसरी बात ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी आपको अवशेष मिले हैं, जितने भी नगरों के अवशेष मिले हैं, उन सब में अगर चलें तो पश्चिमी टीला जो है लगभग सभी जगह पर वो दुर्गीकृत मिला है। यानी पश्चिमी टीला जो है उसके चारों तरफ एक रक्षा प्राचीर आपको मिलती है। ठीक है, जैसे किला होता है, किले के चारों तरफ एक मोटी रक्षा दीवार होती है, रक्षा प्राचीर होती है। इसी प्रकार पश्चिमी जो टीला है उसके चारों तरफ एक मोटी दीवार हमको मिली है, रक्षा प्राचीर मिली है। इस वजह से इतिहासकार जो है इस पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला। जैसे एक दुर्ग होता है, किला होता है, किले के चारों तरफ रक्षा प्राचीर होती है, ऐसे इसको हमने बोल दिया दुर्ग टीला। पूर्वी जो नगर है, निचला जो नगर है, सामान्यतः है यहां पर जो है वो चारों तरफ रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ कई जगह पर नहीं मिला,
कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा का जो निचला नगर है, पूर्वी जो टीला है, वो अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चीज हमको केवल कालीबंगा से मिलती है। मैं साथ ही साथ आपको एक चीज और बताते चलूं, इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज और मिलेगी। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे 2 टीलों की बजाय 3 टीले मिले हैं। वहां बीच में हमको एक टीला और मिला है, इन दोनों पूर्व पश्चिम के बीच में एक बीच का टीला और मिला है, जिसको हम मध्यम नगर भी कहते हैं। फिलहाल मैं कालीबंगा की आपसे बात कर रहा हूं, तो कालीबंगा में हमको 2 टीले मिले हैं पश्चिम में, जो ऊंचाई पर है, पूर्वी टीला, निचला नगर है। दोनों टीले अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, ये जो दुर्ग टीला है, इसमें अपेक्षाकृत हमें बड़े भवन प्राप्त हुए हैं, और जो पूर्वी टीला है, इसमें हमें कुछ अपेक्षाकृत छोटे भवन मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ, संभवतया जो पश्चिमी टीला है, संभवतया यहां पर शासक वर्ग यहां पे निवास करता रहा होगा, और जो निचला नगर है, पूर्वी जो टीला है, यहाँ पे सामान्यतः थोड़े छोटे हमको मकानों के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये सामान्य नगर था, यहाँ सामान्य आबादी निवास करती थी। ठीक है, देखिए आप लोगों ने अगर मोहनजोदड़ो फिल्म देखी हो, ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी मोहनजोदड़ो, उसमें भी आप देखें तो उसमें 2 टीले आपको दिखाए जाते हैं। बार बार फिल्म के अंदर ऊंचा नगर, निचला नगर एक शब्द आपको सुनाई देगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो के अंदर भी हमको 2 टीले मिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, तो इस प्रकार हमको यहाँ पे 2 टीले मिले हैं कालीबंगा में, दोनों अलग अलग हैं, रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं वापिस से अपने मुद्दे पर। तो देखिए, अगला बिंदु हमारा आता है, दुर्ग से प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति और नगर से हड़प्पा काल के अवशेष मिले। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दुर्ग किले के अंदर जब खुदाई हुई है, तो किले के अंदर से तो प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभिक अवशेष हमको मिलते हैं, उससे पूर्व अवशेष मिलते हैं। लेकिन जब आप नगर की खुदाई करते हैं, पूर्वी टीले की खुदाई करते हैं, तो वहां से आपको कौन से अवशेष मिले हैं? हड़प्पा कालीन अवशेष आपको मिले हैं। यह महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है। इसके बाद देखिए, घरों के दरवाजे, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे गली में खुलते थे, एक बड़ी विशेषता है। और ये केवल कालीबंगा नहीं है, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी नगर में आप चले जाएंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर में केवल एक लोथल को छोड़कर, वहां पर अगर आप देखें, लोथल में मकानों के जो मुख्य दरवाजे हैं, वो मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सामान्यतः आजकल हम लोगों की कोशिश होती है कि मुख्य सड़क की ओर हम अपना प्लॉट लें, अपना मकान बनाएं, और उसका जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर बनाएं। लेकिन सिंधु सभ्यता में इसके विपरीत हमको मिलता है। मुख्य जो सड़क है, ठीक उसकी ओर लोग अपने, ना तो कोई खिड़की निकालते हैं, ना कोई रोशनदान है, ना कोई दरवाजा है। ये सब लोग क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे पीछे एक गली की ओर खोलते हैं। मैं इसके बारे में अभी आपको एक चित्र के द्वारा समझा देता हूं। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज और आपको बता देता हूं। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ध्यान रहे, सिंधु सभ्यता में आप कहीं भी चले जाएंगे, तमाम जगह पर जो लिपि हमको मिली है, जो लिखावट मिली है, वो कैसे मिली है? दाएं से बाएं। सामान्यतः आजकल जब हम लिखते हैं हिंदी में, देवनागरी लिपि में, तो हम बाएं से दाएं ओर लिखते हैं। हमारी लाइन जब खत्म होती है, उसके बाद अगली लाइन इस तरीके शुरू होती है। लेकिन सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त लिपि है, वो इस प्रकार नहीं है। वो किस प्रकार मिली है? देखिए, उसमें सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करते हैं? आप करते हैं दाएं से बाएं। ठीक है, ये आपका दायां हिस्सा हो गया, ये बायां हिस्सा हो गया। आपने उसको दाएं से बाएं लिखा। दूसरी लाइन जब आपकी चलेगी, तो फिर वो दाएं से बाएं चलेगी। ठीक है, सॉरी, बाएं से दाएं चलेगी। तीसरी फिर दाएं से बाएं, फिर इस तरीके से लाइन चलेगी। ये जो लिखावट है, इसीलिए इस लिखावट को एक नाम दिया गया है, गौमूत्रिका लिपि। सिंधु सभ्यता से जो लिपि हमको मिली है, इस लिपि को हम बोलते हैं गौमूत्रिका लिपि, और इंग्लिश में हम इसको बूस्ट्रोफेदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के अंदर, सिंधु सभ्यता के अंदर इनकी हम पूर्ण जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सैंधव लिपि, जिसको वर्तमान में पढ़ा नहीं जा सका है, यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और लेखन की ये जो शैली मैंने आपको बताई, इसको गौमूत्रिका लिपि या बूस्ट्रोफेदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा था अभी दुर्ग और नगर। तो देखिए, हमारे यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा एक जो नक्शा यहाँ पे तैयार किया गया था, जो एक प्लान लेआउट तैयार किया गया था कालीबंगा की खुदाई के बाद, वो कुछ इस तरीके से था। अब आप इसमें देखें गौर से, तो पीछे आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको घग्गर नदी बहती नजर आएगी। ये हिस्सा जो है, ये घग्गर नदी का है। ठीक है, ये घग्गर नदी बह रही है। ये पूरा एरिया जो है नदी का है, यहाँ पर नदी बह रही है इस तरीके से। ये तो हो गई हमारी नदी। अब इस नदी के, घग्गर नदी के बाएं तट पर आप देखें तो कालीबंगा में आपको 2 टीले नजर आते हैं। सबसे पहले देखें, पश्चिम दिशा में देखिए आपको ये टीला नजर आता है। ठीक है, पश्चिम दिशा में ये टीला आपको नजर आता है।
अगर आप इस टीले को देखें तो ये पश्चिमी टीला है, इसको हम दुर्ग टीला कहते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पर हमको मिला है और चारों तरफ एक बाउंड्री से घिरा हुआ है। इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग बाग, चारों तरफ जो है चारों तरफ एक रक्षा प्राचीर, इसमें कुछ एंट्रेंस गेट बना रखे हैं। यहाँ पर देखिए एक एंट्रेंस एक गेट है, यहाँ पर एक प्रवेश द्वार यहाँ पर है, एक प्रवेश द्वार इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर है, और एक प्रवेश द्वार आपको यहाँ मिलता है। तो पश्चिम दिशा में ये जो टीला है ये तो हो गया हमारा दुर्ग टीला, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम पूरब की ओर चलते हैं। आप पूरब में देख सकते हैं ये जो आपको मिलता है ये आपका पूर्वी टीला है, ठीक है, ये है आपका पूर्वी टीला। इस पूर्वी टीले का साइज आपको बड़ा मिलेगा और ये नीचे हिस्से पे बसा हुआ है, इसलिए हम इसको निचला नगर भी कहते हैं। अब आप अगर गौर करें यहाँ पर तो आपको सड़कें नजर आती हैं यहाँ पर पूर्वी टीले में। अगर आप पूर्वी टीले में देखिए तो 5 सड़कें हमको मिलती हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। अगर आप गौर से देखें तो 1 नंबर ये सड़क आपको 1 नंबर यहाँ पे देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर नजर आती है। दूसरी सड़क आप देखें ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर आपको मिली है, एक बड़ा ये मार्ग है आपका ये। इसी तरीके से देखें उत्तर से दक्षिण की ओर ये आपको सड़क नजर आती है, ठीक है, ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर आपकी है। इसके अलावा देखें चौथी सड़क यहाँ पे आपको नजर आती है, ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई गई है, ठीक है। और 5वीं सड़क आप देखेंगे ये आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरीके से मिली है। इन सड़कों की चौड़ाई आपको 5 से लेकर 5.5 फीट चौड़ी आपको मिलती है। तो 5 सड़कें यहां से मिली हैं जो आपके उत्तर से दक्षिण की ओर है, और इसी तरीके से 3 सड़कें आप गौर से देखें यहां चित्र में तो ये आपको मिलती हैं कुछ इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर। ये अब देखें पहली सड़क आपको यहां मिलती है, ये आपकी हो गई। दूसरी सड़क देखें अपन लोग बाग तो कुछ इस तरीके से आपको यहां मिलती है दूसरी सड़क, ठीक है, ये भी आप देखें पश्चिम से पूर्व की ओर आपको मिलती है। और तीसरी सड़क अगर हम देखें तो आपको यहां मिलती है इस तरीके से। तो 5 सड़कें आपको मिलती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर और 3 सड़कें आपको मिलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। इस तरीके से अब तक यहाँ पे 8 मुख्य मार्गों की खोज हो चुकी है, ठीक है, जिनमें से आपको ध्यान रखना है 3 जो मिली है पश्चिम से पूर्व और 5 मिली है उत्तर से दक्षिण की ओर। जहां तक बात आती है पूर्वी टीले की, इस पूर्वी टीले के अंदर देखें तो यहां पर इसकी जो चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर 239 मीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई देखा जाए तो अभी इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से के अंदर अभी खुदाई होना बाकी है, काफी बड़ा हिस्सा अभी यहाँ खोदा नहीं गया है तो उसका अभी पूरा अनुमान हम नहीं लगा सकते, लेकिन चौड़ाई वाला जो हिस्सा है वो यहां तक हमको मिला है। और आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर, ठीक है, अगर आप देखें इस चित्र के अंदर तो बड़ी आसानी से आप आराम से इसमें देख पाते हैं, ठीक है। मैं इन लाइनों को अगर हटा दूं यहां से तो बहुत ही अच्छे से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार हमें 2 टीले मिलते हैं और इन दोनों टीलों के अंदर, ठीक है, इन दोनों टीलों के अंदर आपको चारों तरफ आपको एक विशाल परकोटा नजर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूर्वी टीला हो गया हमारा और ये हो गया आपका ये पश्चिमी टीला हो गया है हमारा और ये आपका हो गया पूर्वी टीला, ठीक। और यहाँ पे देखें आप देख सकते हैं यहाँ सीटाडेल लिखा हुआ है यानी दुर्ग लिखा हुआ है, इसको लोअर सिटी बोलते हैं, यानी आप इसको सामान्य नगर, पूर्वी नगर भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब मैं आपको समझाता हूं कुछ लिपि के बारे में। देखिए सिंधु लिपि का एक एग्जाम्पल है, ये मैंने यहाँ पे एक चित्र लिया है जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त एक मोहर का है। देखिए सिंधु सभ्यता में हमको एक सींग वाला, अगर आप इसमें एक पशु को गौर से देख पा रहे हैं तो ये पशु का एक सींग हमको मिलता है, ठीक है। तो एक सींग वाला पशु हमें बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर चित्रित मिलता है इन मोहरों के ऊपर। सिंधु सभ्यता में हमें सेल खड़ी मिट्टी, टेराकोटा से बनी जो मिट्टी है इसकी मोहरें प्राप्त हुई है और उन मोहरों के अंदर आपको कुबड़दार बैल और एक सींग वाला ये जो विशेष जानवर है इसके चित्र आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा इनके चित्र देखने को मिलते हैं तो संभवतया सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कहीं ना कहीं इस पशु के साथ कोई धार्मिक जो है जुड़ाव रहा होगा, इसीलिए हम मानते हैं संभवतया इस पशु का चित्रांकन सबसे ज्यादा मोहरों के ऊपर देखने को मिलता है। और बात आती है जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिपि के अंदर इनके जो चिन्ह हैं, देखिए इन चिन्हों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन चिन्हों की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर एक सवाल जरूर आपसे इंडियन हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। एक तो ये जो यू जैसा आपको जो है आकृति नजर आती है, जैसे अंग्रेजी में हम यू लिखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में यू आकृति का ये चिन्ह हमें सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है, ठीक है, आकृतियों में। अब इसका मतलब क्या है वो तो हम नहीं ज्ञात कर सके हैं। अब ऐसा तो कह नहीं सकते कि साहब इंग्लिश का यू है, ये यू फॉर अम्ब्रेला हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। लेकिन इतना देखिए, इसके बाद अगला चित्र आप देखें तो यहाँ पे ये चित्र मछली का हमें चित्र नजर आता है।
ये देखिए एक मछली है, एक दूसरी यहाँ पे मछली है, इनका हमें चित्र नजर आता है। इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें इस तरीके से थोड़ा सा इस मछली में इस मछली में अंतर है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 4 हिस्से निकले हुए हैं, यहाँ पे केवल 2 हिस्से निकाल कर दिखाए गए हैं। इसका मतलब इसमें थोड़ी सी भिन्नता है, कहीं ना कहीं अर्थ में कोई अंतर रहा होगा। और तो मैं कह रहा था आप लोगों से, सिंधु सभ्यता में एक तो आकृति में यू जैसा अक्षर, और अगर मैं बात करूं जानवरों में या पशु पक्षियों में, तो मछली का चित्रांकन सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आता है कि ये मछली है, ये तो पक्की बात है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो ये जो भाव चित्रात्मक लिपि है, इस लिपि का अर्थ हम आज तक नहीं पकड़ पाए। ठीक है, तो देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिखावट है, मैंने आपसे पहले ही कहा लिपि तो हमें बहुत मिली है, लिपि का एक एग्जाम्पल नमूना मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चित्र आप देखिए यहाँ पर, इस चित्र में देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर कालीबंगा के अंदर किस तरीके से यहाँ पर आपके रोड यहाँ बने हुए हैं, एकदम सीधा देखिए यहां से लेके यहां तक रोड बना हुआ है, ये पूरा का पूरा एक मार्ग जाता है। ठीक है, इस मार्ग की चौड़ाई हमको जो है 5 से लेकर 5.5 फीट तक मिलती है अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, ये चौड़ाई आपको मिलती है, लेकिन आप गौर से देखें किसी भी मकान के अंदर, किसी भी मकान में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मकान के पीछे वाले हिस्से में आपको कोई भी खिड़की, दरवाजा, रोशनदान आपको पिछली इस मुख्य सड़क की ओर खुलता हुआ दिखाई नहीं देगा। पूरी गली में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगले मकान में देखिए, इसमें कोई भी खिड़की, दरवाजा इस मुख्य सड़क की ओर खुलता हुआ दिखाई नहीं देता है। ना इसकी तरफ चलिए तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं। लेकिन अब आप गौर से देखिए, ये जो आपका एक गली घुस रही है, देखिए ये जो एक गली अंदर की ओर जा रही है, इधर एक गली जा रही है, इधर की ओर एक गली यहाँ पर मौजूद है, ये अंदर जाने के लिए एक गली है। अगर आप इस गली के अंदर चलेंगे तब ये जो मकान है, इन मकानों के जो खिड़की हैं, जो दरवाजे हैं, वो आपको इस गली में खुलते हुए नजर आते हैं। यानी बहुत सीधा सा है। सिंधु सभ्यता के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, केवल लोथल को अगर मैं छोड़ दूं तो जितने भी शहर हैं, तमाम शहरों में आपको यही चीज देखने को मिलती है कि घरों के दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान वो आपके मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते, वो बगल में जो गली है, पीछे जो गली है, उन गली की ओर खुलते हैं। संभवतः कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि कोई पर्दे का रिवाज रहा होगा ताकि राह में चलता कोई व्यक्ति घर में ना देख सके। हो सकता है, एक मान्यता है, एक इतिहासकारों का मत है अपना। खैर इसमें क्या सच्चाई है वो तो हम एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि ये लोगों में शायद पर्दे का रिवाज रहा होगा। ठीक है, इसलिए हो सकता है ये लोग बाग अपने दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खोलते। चलिए, तो ये होगी इनकी बसावट। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं, हम एक एक करके उन तमाम अवशेषों की आपसे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो अवशेष हमको मिलता है कालीबंगा से, वो है काले रंग की चूड़ियां, जिसके नाम पर हमने सभ्यता का नाम ही क्या रखा है, कालीबंगा सभ्यता हमने नाम रखा है। ठीक है, चलिए, तो पहला अवशेष हो गया है काले रंग की चूड़ियां। दूसरा अवशेष देखिए जरा, नाली। हमें यहां से जो नाली, स्नानागार, कुएं, अग्निकुंड, चौखट, ये पक्की ईंटों से निर्मित हैं। ध्यान रखें, मैंने अभी आपसे कहा था कि कालीबंगा जो है, इसमें तमाम जितने भी मकानों के अवशेष मिले हैं सब कच्ची ईंटों से बने मिले हैं। ध्यान रहे, कच्ची ईंटों से बने मिले। लेकिन अगर इन चीजों को छोड़ दें, जैसे आप नाली की बात करें, पक्की ईंटों से बनी हुई है, स्नानागार है, पक्की ईंटों से बना हुआ है, कुएं हैं, ठीक है, अग्निकुंड है, चौखट है, दरवाजे की जो चौखट होती है, ये पक्की ईंटों से हैं, और इनको छोड़कर बाकी जो भी चीज है वो सब की सब कच्ची ईंटों से बनाई गई है। ठीक है, चलिए, पूछा गया है एग्जाम में, पटवारी एग्जाम में, पक्की नालियों के अवशेष, ठीक है, पक्की ईंटों से बनी नाली के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा आपका जवाब होगा। इसके अलावा एक अवशेष देखें, लकड़ी की नाली। देखिए यहां कालीबंगा से खुदाई में हमें क्या मिला है, देखिए मकान है, ठीक है, ये आपका एक घर है। अब घर के अंदर का जो आपका वेस्टेज है, जो पानी है, उसको बाहर निकालना है, तो ये लोग क्या करते हैं, सड़क है, सड़क के दोनों तरफ इन लोगों ने क्या बना रखी है, नालियां बना रखी हैं। ठीक है, ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ नालियां बना रखी है, लेकिन घर का मुझे गंदा पानी ले जाना है, और घर का गंदा पानी मुझे क्या करना है, इस नाली में डालना है। तो आजकल तो क्या होते हैं, हम सीमेंट के पाइप इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल करते हैं, और उनके जरिए घर का जो गंदा पानी है वो नाली के अंदर चला जाता है। ठीक, लेकिन उस दौर में सीमेंट और ये प्लास्टिक के पाइप तो नहीं चलते थे ना, तो ये लोग क्या करते हैं, एक पेड़ लेते हैं, तना, और उस तने को खोखला कर लेते हैं। ठीक है, एक तना लिया, उस तने को खोखला कर लेते हैं, और उसको जब खोखला कर लिया तो क्या बन गया, वो एक पाइप। तो इस तरीके से पेड़ के खोखले तने, उनको पाइप के रूप में इस्तेमाल किया जाता, नाली के रूप में इस्तेमाल
किया जाता था, ताकि घर के अंदर का जो वेस्ट पानी है उसको आप बाहर नाली में डाल सकें। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला, 7 आयताकार अग्निकुंड के प्रमाण हमको मिले। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहां से प्रश्न जो है बना भी जा चुका है, आपसे पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता से कितने अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो हम हमारा जो जवाब होगा वो होगा 7 अग्निकुंड मिले हैं। कितने मिले हैं? 7 अग्निकुंड। ठीक है, आयताकार अग्निकुंड हमें मिले हैं। अगर आप इन अग्निकुंडों के अंदर देखें तो आपको कुछ अधजली हड्डियां भी मिली हैं। अग्निकुंड के अंदर हैं, अग्निकुंड के आसपास अगर आप चेक करें तो आपको अधजली हुई हड्डियां मिली हैं। और इन हड्डियों के आधार पे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? मैंने पहले ही कहा कि सिंधु सभ्यता की लिपि तो हम पढ़ ही नहीं सके, पढ़ ही नहीं पाए अब तक। तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या कर रहे हैं? उत्खनन में जो वस्तु मिली उनका अध्ययन करके हम एक मत पर जो है यहाँ पे दे रहे हैं। तो इन हड्डियों को देखकर ऐसा लगता है अग्निकुंड मिले हैं, उनमें हड्डियां मिली हैं, तो इसका मतलब संभवतः यहाँ पशु बलि का रिवाज रहा होगा। ठीक है, अगर आप देखें तो वैदिक काल में भी हमें इस तरह के प्रमाण मिलते हैं कि लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में पशु बलि का यहाँ पे एक जो है हमको रिवाज मिलता है। ठीक, उसी प्रकार अगर हम देखें तो 7 अग्निकुंड हमको यहाँ मिलते हैं, उन अग्निकुंडों के आसपास हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब संभवतः यहाँ पे पशु बलि का रिवाज भी प्रचलित था। ठीक, चलिए तो इससे इनकी धार्मिक जानकारी हमको मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, वो ये है कि डॉक्टर पीके थापर ने इन आयताकार अग्निकुंडों को तंदूर माना है। क्या माना है? तंदूर। देखिए दोनों बातें अलग अलग है। मैंने पहले ही आपसे कहा था लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए, तो हमारा सारा जो है उत्खनन में जो वस्तुएं मिली हैं उनका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, इतिहासकार अपना मत प्रतिपादित करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली इसको कुछ लोगों ने तो अग्निकुंड माना है, लेकिन हमारे जो डॉक्टर बीके थापर हैं जिन्होंने इसका उत्खनन करवाया था, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सामूहिक तंदूर हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको एक सीरीज में यहाँ पर एक इस तरीके से आपको तंदूर मिलता है, दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है। ठीक है, एक लाइन में ये सातों सात बने हुए हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या माना है? बीके थापर कहते हैं तंदूर है, ये सामूहिक तंदूर है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि इन अग्निकुंडों को तंदूर किसने कहा है, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर बीके थापर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखिए, जहां तक कृषि की बात आती है तो कालीबंगा सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलों से परिचित है? तो देखिए हमें कपास के प्रमाण यहां से मिले हैं, हमें सरसों के अवशेष यहां से मिले हैं, चने के अवशेष मिले हैं, गेहूं के अवशेष मिले हैं और जौ के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब इन सभी चीजों से ये परिचित है। एक खेत में 2 फसलों के प्रमाण, आज भी अगर देखें हम लोग बाग गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में चलें या हमारे कहीं भी राजस्थान में आप चले जाइए, तो अक्सर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक खेत में एक साथ हम 2 फसल बो लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अलवर क्षेत्र में बाजरा बोते हैं, बाजरे के साथ हम तिल्ली बो देते हैं, सरसों बोते हैं, सरसों के साथ हम क्या करते हैं कि मसूर की दाल बो देते हैं या चना बो देते हैं। तो ऐसा ही उल्लेख हमको कालीबंगा में मिलता है। कालीबंगा में एक साथ आप देखें गेहूं और जौ के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद देखें तो जले हुए चावल के अवशेष भी हमको यहां से मिले हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है जले चावल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। जुते हुए खेतों के प्रमाण ग्रिड पैटर्न पर आधारित, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और ये केवल हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और ये कालीबंगा में भी देखें तो प्राक हड़प्पा काल के अवशेषों में हमको जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए। ग्रिड पैटर्न क्या होता है? ग्रिड देखिए मैं आपको समझाता हूं इस चित्र के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक लाइन मैंने और लिख दी है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर। इन दोनों चीजों को मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा देता हूं। देखिए जरा, देखिए चलिए थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है शायद थोड़ी सी। देखिए जरा, तो जुते हुए खेत के प्रमाण हमको मिले हैं एक तो यहां से ग्रिड पैटर्न पर। ये क्या चीज है मैं अभी आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा इसको, जो हमको वास्तव में यहां से मिला है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर हमको यहां से मिली है। मोहर कैसी है, इन दोनों चीजों के चित्र में आपको यहां पर दिखाकर इनको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण, खुदाई के अंदर आप देख सकते हैं इस चित्र को, अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे 2 तरह की लाइन नजर आएगी। गौर से आप देखेंगे एक लाइन तो आपको इस तरीके से, ये लाइन आपको यहाँ पर ये नजर आ रही होगी। ठीक है, इस तरीके से मैं मार्क कर देता हूं।
और एक लाइन आपको देखिए यहां से ये नजर आ रही है, इसी तरीके से यहां पर ये लाइन नजर आएगी। और दूसरा अगर आप देखें तो ये आपको इस तरीके से आड़ी लाइनें आपको सारी की सारी लाइन नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका जुता हुआ एक खेत हमको यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक। अब आप गौर से अगर देखें यहां पर इस तरीके से ये जुता हुआ खेत हमको मिलता है, और जुते हुए खेत में आड़ी और इस तरीके से तिरछी लाइनें आपको मिलती हैं। इन लाइनों को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड का मतलब क्या होता है, जाल होता है ना। तो अगर आप खेत को इस तरीके से देखें तो जाल नुमा यहाँ पे जो है इस तरीके से खेत को जोता गया है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखें इस चित्र के अंदर तो यहां पर दो तरह की जो है हलाइयां लगाई गई हैं, ठीक है। दो तरीके से खेत को जोता गया है। एक तो इसमें जो खेत है वो कुछ इस तरीके से जोता गया। देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं आड़ी वाली, इन लाइनों के बीच की दूरी जो हमको मिलती है, इन दोनों लाइनों की जो बीच की दूरी हमको मिलती है वो मिलती है 1.10 मीटर, यानी 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। इसी तरीके से आप देखिए इस लाइन को देख लीजिए, 1.10 मीटर, 1.10, तो इनके बीच की दूरी लगभग 1.10 मीटर हमको मिलती है। और जब बात आती है ये आड़ी जो लाइन इस तरीके से खींची गई है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी आपको जो मिलती है वो मिलती है 30 सेंटीमीटर। कितनी मिलती है, 30 सेंटीमीटर। सबके बीच की जो दूरी है बिल्कुल बराबर है, 30 सेंटीमीटर बीच की दूरी आपको मिलती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो जुता हुआ खेत यही वो चित्र है जो वास्तव में हमको कालीबंगा से खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। तो मुझे लगता है चित्र को देखकर आप जुते हुए खेत के प्रमाण को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक, कि कैसा खेत हमको मिला था। अगला मैं आपको एक चित्र और दिखाता हूं। इस चित्र में आप देखिएगा बेलनाकार मोहर। देखिए हमें यहां से कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर मिली है। आप देख सकते हैं ये है वो एक्चुअल मोहर, वास्तविक मोहर तो ये है जिसका आकृति कैसी है, बेलनाकार है, ठीक है। अब इस आकृति को समझाने के लिए इसको इस तरीके से, ताकि सब लोगों को पता चले कि इसमें किस तरह का चित्र बना हुआ है, इसको चौकोर यहाँ पे दूसरी एक मोहर के रूप में ढालकर आपको दिखाने के लिए बनाया गया है। तो जो मूल रूप से मोहर मिली है वो ये है हमारी वास्तविक मोहर। इसको देखें आकृति इसकी बेलनाकार है। अब ये मोहर है कहाँ की, ये मेसोपोटामिया की मोहर है, ठीक है। इस मोहर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बीच में ये आपको एक महिला नजर आती है, ठीक है। ये एक महिला है और यहाँ आप देखें दो पुरुष दिखाए गए हैं। ये एक पुरुष इधर दिखाया गया है, दूसरा पुरुष यहाँ दिखाया गया है। इनके हाथ में अगर आप गौर से देखें ये जो चीज है ये भाला दिखाया गया है, ठीक है। इन दोनों एक दूसरे पर भाले से प्रहार करते हुए दिखाए जा रहे हैं। ये जो मोहर है हमारी ये मेसोपोटामिया की है। मेसोपोटामिया का मतलब इराक। दसना फरात नदियों के संगम पर हम देखें यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। आज जिसको आप इराक कहते हैं, प्राचीन नाम इसका मेसोपोटामिया था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये समकालीन सभ्यताएं थी। अब इस मोहर से हमें क्या जानकारी मिलती है, अगर ये मोहर मुझे कालीबंगा से मिली है, क्योंकि मोहर मेसोपोटामिया की है, तो मेसोपोटामिया इराक की मोहर राजस्थान में कालीबंगा में कैसे मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा का कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध रहा था, ठीक है। तो इस व्यापारिक संबंध को हम दिखा सकते हैं इस मोहर के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो ये बेलनाकार मोहर का अवशेष है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के प्रमाण देखिए, कालीबंगा से जो हमें मकान मिले हैं, अवशेष जो हमको मिले, उन मकानों के अंदर क्या हो रहा है कि दरारें पड़ रही हैं, ठीक है। जो हमें मकान मिले हैं, ठीक है, मकान के जो अवशेष हमको मिले हैं, उन मकानों के दीवारों में देखें तो दरारें हमको मिलती हैं, ठीक है। इस तरीके से दीवारों के अंदर दरारें पड़ी हुई हैं। तो उन दरारों को देखकर हम आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं कि सभ्यता का खात्मा कैसे हुआ, भूकंप की वजह से। विश्व के प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण हमको कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कालीबंगा सभ्यता का पतन का एक कारण माना जाता है। तो भूकंप को भी कैसे कह सकते हैं, मकानों में दरारें जो हमको मिली है, ठीक है। ऊंट की अस्थियां, अब यहाँ ऊंट की अस्थियां मिली हैं, तो इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि ऊंट से भी ये लोग परिचित है, कालीबंगा सभ्यता के लोग। चलिए आगे देखते हैं। हाथी दांत के अवशेष, हमें पूरा का पूरा एक हाथी दांत यहाँ से खुदाई के दौरान मिला है। इस तरीके से पूरा का पूरा एक हाथी दांत हमको खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो हाथी दांत के अवशेष हमको मिलते हैं। चलिए इसके बाद देखें, फर्श पर अलंकृत ईंटों के प्रमाण केवल कालीबंगा से मिले हैं। ध्यान रहे, मकान कच्ची ईंटों से बनाते थे ये लोग, ठीक है, कच्ची ईंटों से मकान बनाते हैं, ठीक। और अब यहां पर जब बात आती है फर्श की, नीचे जब ये फर्श लगाते हैं तो फर्श में किसका इस्तेमाल करते हैं, अलंकृत। अलंकृत मतलब सजावटी ईंट। आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम लोग टाइल का इस्तेमाल करते हैं। मकान है जैसे, आप उसकी फर्श जब डालते हैं तो आप एक सजावटी टाइल लेते हैं और टाइल को नीचे फर्श पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर टाइल के रूप में हमें क्या मिला है, ईंट मिली है।
ये लोग क्या करते हैं, ईंट लेते हैं और उस ईंट के ऊपर फूल पत्ती बेल बूटा कोई भी आपका डिजाइन बना देते हैं, ठीक है, और उसको फिर ये क्या करते हैं, टाइल के रूप में उस ईंट को नीचे फर्श पर लगा देते हैं। ठीक है, आज भी आप हरियाणा पंजाब क्षेत्र में चलेंगे, वहां के कुछ पुराने मकान जब आप देखने को मिलेंगे तो मकान के अलावा जो सड़क भी है उसमें भी लोग ईंट का इस्तेमाल करते हैं। लोग क्या करते हैं, आड़ी तिरछी ईंट लगाकर उसी सड़क बनाते हैं, और घर का कोई आंगन अगर है तो उस आंगन में भी क्या करते हैं, ईंट को ही लगा देते हैं। ठीक है, अभी भी आपको ये चीज देखने को हरियाणा पंजाब क्षेत्र में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। लेकिन कालीबंगा से जो हमको ईंट मिली है फर्श पर, वो सजावटी है, उनपे अलंकरण किया गया है। चलिए, तो देखिए जरा ध्यान रखें, ये अवशेष हमको केवल कालीबंगा से प्राप्त हुआ, इसके अलावा कहीं नहीं है ये चीज। इसके अलावा देखिए 6 छिद्र वाली बच्चे की खोपड़ी, हमें कालीबंगा से खुदाई में कब्र में एक बालक की खोपड़ी मिलती है, और उस बालक की खोपड़ी में 6 छेद हमको देखने को मिले हैं, और इन 6 छेद को देखकर हमने अंदाजा लगाया है शल्य चिकित्सा का। हमारे यहाँ पे एक अमेरिकन इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर KUR कैनेडी। तो कैनेडी महोदय ने इस बालक की खोपड़ी का अध्ययन किया, तो उन्होंने यहाँ पर एक अपना मत दिया है। उनका ये कहना है, इस बालक को एक रोग हुआ होगा जल कपाली, जिसको हम इंग्लिश में हाइड्रोसिफेलिस कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मस्तिष्क है हमारा, जो कपाल खंड है, इसके अंदर पानी भर जाता है। तो ऐसा मान्यता है कैनेडी महोदय की कि इस बच्चे के अंदर जो है जल कपाली हाइड्रोसेफेलिस रोग हुआ होगा, और इस रोग का उपचार करने हेतु तो इस बालक के सिर में ये 6 छेद किए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि शल्य चिकित्सा का ये पहला प्रमाण माना जाता है। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। शल्य चिकित्सा का प्रमाण सिंधु सभ्यता में या तो आपको कालीबंगा से मिलता है, जिसमें ये 6 छिद्र वाली बच्ची खोपड़ी, या इसके अलावा अगर हम चलें तो लोथल से भी हमें एक अवशेष मिलता है। ये चीज मैंने यहाँ पे नोट कर दी है, आप इसको देखेंगे। कैनेडी महोदय के अनुसार यह खोपड़ी शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। ठीक है, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, ऑपरेशन का इस बच्चे का किया गया था। कैनेडी महोदय के अनुसार संभवतः इस बालक को जल कपाली अथवा हाइड्रोसेफेलिस नामक रोग हुआ था, ठीक है, जिसके उपचार के लिए इसमें ये 6 छेद किए गए हैं। चलिए, उसके अलावा देखें तो 3 प्रकार के शवाधान बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कालीबंगा से कितने प्रकार के शवाधान प्राप्त हुए हैं, 3 प्रकार के। ठीक, चलिए दूसरा देखें, युगल समाधि। हमें यहाँ पे युगल समाधि प्राप्त हुई है, और युगल समाधि को देखकर यह अंदाजा हम लगा सकते हैं कि संभवतया सती प्रथा का यहाँ पे प्रचलन रहा होगा। एक कब्र है, उस कब्र के अंदर एक जो है आदमी के कंकाल मिले हैं, और वहीं पर एक जो है महिला के कंकाल आपको मिल रहे हैं साथ ही साथ में कब्र के अंदर। तो इसका मतलब साफ तौर पे है, जैसे एक सती प्रथा हमारे यहाँ चलती थी, राजपूत समाज में प्रचलित थी, उसमें पति मर गया है और पत्नी उसके साथ जलकर भस्म हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से कब्र के अंदर हमको यहाँ पर, ठीक है, 2 तरीके से हमको कंकालों का मिल जाना, एक पुरुष के साथ एक महिला का कंकाल मिल जाना, इस बात का प्रमाण है संभवतः यहाँ पे युगल समाधि यानी जोड़ में जो कंकाल मिले हैं, संभवतः यहाँ पे सती प्रथा का भी प्रचलन रहा था। ठीक, चलिए इसके अलावा देखिए अंडाकार कब्र। इतिहासकारों ने इस अंडाकार कब्र को चिरायु कब्र नाम दिया है। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चिरायु कब्र कहां से प्राप्त हुई है या अंडाकार कब्र कहां से प्राप्त हुई है, तो आपका जवाब होगा कालीबंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए इसमें और क्या क्या प्रमाण मिले हैं। अंडाकार कब्र का एक मैंने यहाँ पे एक फोटो लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार की कब्र हमको मिली है। गौर से देखिए आप इस चित्र को, तो यहाँ पे आपको एक अंडाकार कब्र नजर आती है। इस अंडाकार कब्र में हमको एक कंकाल यहाँ से प्राप्त हुआ है, ये कंकाल यहाँ पे हमको मिला है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ साइड में आप देखेंगे इसके सिर की तरफ, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन आपको मिलेंगे। एक चीज आप देखें, यहाँ पर ये बर्तन आपको मिलते हैं, और बर्तनों से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता की हम बात करते हैं तो वही चीज कुछ कुछ यहाँ नजर आती है। मिस्र की सभ्यता में हमको मिलता है कि इंसान मर जाता है, उसके साथ उसके जो है पालतू पशु को भी दफन कर दिया जाता है, ठीक है, उसके साथ उसके आभूषण को दफन कर दिया जाता है, कुछ बर्तनों को दफन कर दिया जाता है। सेम वही चीज यहाँ पर है। इसका मतलब यह हुआ कि मिस्र के निवासियों की तरह संभवतः इन लोगों की भी जो है एक धार्मिक मान्यता यह रही होगी कि मरने के बाद एक पारलौकिक जीवन में हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, और इसलिए इंसान के मरने के बाद इन वस्तुओं को भी उसके साथ कब्र में गाड़ दिया जाता था। ठीक है, और देखें तो इस चित्र के अंदर आपको एक चीज और मिलेगी। कब्र जब बनाई जाती तो हमेशा जो कब्र का अंदर जो कंकाल है उसका जो सिर है वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर उसका सिर रखा जाता था, और पैर जो हमेशा वो दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता था। ठीक है, पैर दक्षिण की ओर, सिर उत्तर की ओर, और पास में ही आप देखें इस तरीके से बर्तन इसमें रख दिए जाते थे। ठीक, तो एक अंडाकार कब्र आपके अवशेष यहाँ से आपको मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा से देखिए और क्या मिला है। छत बनाने के लिए बल्लियों का प्रयोग हमको मिलता है।
देखिए मकान जो है इन लोगों के वो तो कच्ची ईंटों से बने आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और अब मैंने आपसे कहा कि मकान इन लोगों ने बनाया है, ये एक मकान मान लीजिए इन लोगों ने बनाया है, ठीक है। अब मकान जो मैंने कहा कच्ची ईंटों से इन लोगों ने बना लिया, ठीक। ये पूरी की पूरी जो दीवार है साइड की, चौखट मैंने कहा पक्की ईंटों से बनी होगी, ये चौखट जो होगी, ठीक है। फर्श जो है मकान के अंदर जो फर्श है मैंने कहा उस पर अलंकृत टाइलें होंगी नीचे। बात करते हैं छत की। छत के अंदर ये लोग क्या करते हैं, बल्लियों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। पहले लकड़ी की बल्लियां इस तरीके से लगाई जाती थी और उसके बाद आप देखें उसके ऊपर मिट्टी का गारा रखकर उसको जो है लीप दिया जाता था। तो इस तरीके से लकड़ी की बल्लियों का इस्तेमाल छत बनाने में किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, हमें ईंटों के बने वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, हमें बड़े बड़े चबूतरे यहाँ से मिले हैं, ठीक है, ईंटों के बने हुए। और उसके अलावा देखें तो यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह, आज भी अगर देखें तो हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के अंदर इस चित्र जो है चिन्ह को, स्वास्तिक को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये चिन्ह के अवशेष हमको कालीबंगा सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चले आगे तो तांबे का बना एक बैल हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी की बनी हल की आकृति हमको यहाँ से मिली है। एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है, कोई भी आपको चीज पूछ ली जाती है या कोई 4 ऑप्शन आपको देकर पूछा जाता है कि कालीबंगा से निम्न में से कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इसलिए ध्यान रखें आपको सारे अवशेष याद रखने हैं। मिट्टी से बना स्केल हमको मिलता है, स्केल फुटा, जी हाँ, आजकल हम क्या करते हैं, ड्राइंग बॉक्स में हमारे पास स्केल होता है, फुटा होता है, ठीक है, जिसमें हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में हमारे पास लाइनें खींची होती हैं और हम उसका इस्तेमाल मैथ के अंदर करते हैं, कैलकुलेशन के लिए करते हैं, ठीक है, लंबाई नापने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमको मिट्टी का बना स्केल मिला है, इसका मतलब ये लोग स्केल का भी प्रयोग करते थे, मापने का काम भी ये लोग जानते थे। त्रिभुजाकार पक्की मिट्टी के पिंड, बहुत बड़ी मात्रा में हमको त्रिभुजाकार पक्की हुई मिट्टी के पिंड छोटे छोटे बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनका क्या प्रयोग था इस बारे में अभी कुछ जानकारी हमको नहीं मिलती। बात आती है बर्तनों की, तो जहां तक मिट्टी के बने जो बर्तन हैं, देखिए वो किस प्रकार हमको मिले हैं। मिट्टी के जो बर्तन हैं वो हमको मिले हैं लाल मिट्टी से बने हुए। जो बर्तन हैं वो लाल मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो पॉलिश की गई है वो पॉलिश आपकी काले रंग की गई है, लेकिन बीच बीच में उसमें सफेद धारियां भी नजर आती हैं। तो मुख्यतः मिट्टी जो है वो काले रंग, सॉरी, लाल रंग की मिट्टी के जो बर्तन है, पॉलिश काली की गई है, बीच बीच में सफेद रंग की धारियां हमको नजर आती हैं। अभी मैं एक चित्र आपको लूंगा, चित्र से मैं आपको अच्छे से इसको समझा देता हूं। उससे पहले देखें, पत्थर के सिलबट्टे हमको यहां से मिले हैं, ठीक है, इसका भी एक चित्र मैं आपको दिखाता हूं। पहले देखिए आप, यहाँ मिट्टी के जो अवशेष हमको मिले बर्तनों के, उनको आप देखिए। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ये चित्र है, इस मिट्टी में बर्तन का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, इसमें फूल पत्ती के डिजाइन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये देखिए पत्तों के डिजाइन आपको मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर आप देखिए कुछ धारियां बनी हुई हैं, ठीक है, ये इस तरीके से मिट्टी के बर्तन ये लोग बनाते हैं, है ना। तो मिट्टी का रंग जो ये तो लाल है, लेकिन बीच बीच में आप देखें यहाँ पे काले रंग की पॉलिश और बीच बीच में कुछ सफेद टुकड़े, इस तरीके से आपको सफेद हिस्से धारियां आपको नजर आती हैं। इसमें देखिए एक बारहसिंगा का एक हिरन का चित्र बना हुआ है, इसमें भी देखिए एक छोटा हिरन का चित्र हमको नजर आता है, यहाँ एक कछुए का चित्र नजर आता है, ठीक है, इसमें एक मछली का चित्र आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखें यहाँ पे कुछ और भी हैं, कीड़े मकोड़े तक के भी हमको चित्र यहाँ से मिलते हैं। तो ये जो अवशेष हैं पूरी जो है आपके मिट्टी के जो मिले हैं, मृद भांड जिनको हम बोलते हैं, मृद, मृद यानी मिट्टी, भांड यानी बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो लाल मिट्टी से बने हुए, लेकिन पॉलिश की इसकी है काले रंग की, और बीच बीच में सफेद धारियां भी हमको मिलती हैं। देखिए आज भी अगर आप मार्केट जाते हैं, कोई मटका लेकर आते हैं, आज भी आप देखें लाल रंग से उसको पॉलिश किया जाता है, मिट्टी का जो मटका होगा लाल रंग से पुता होगा, और उसके चारों तरफ बीच बीच में, ठीक है, आप देख सकते हैं बीच बीच में उसके ऊपर क्या करते हैं, मटका होगा, और मटके के चारों तरफ आज भी धारियां इस तरीके से बनाई जाती हैं। उन धारियों को देखें आप, इस तरीके से डिजाइन बने होते हैं काले रंग के, और बीच बीच में सफेद रंग के डिजाइन बने होते हैं। यानी आज के बर्तनों में और उन बर्तनों में कोई बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को नहीं मिलता है, कुछ आज के जैसे ही बर्तन वहां पर हमको मिट्टी के मिलते हैं। इसके बाद देखिए चित्र में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ सिलबट्टा, पत्थर का सिलबट्टा। आज भी आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में आपको ये आसानी के साथ देखने को मिल जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आमतौर पे मसाला वगैरह पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का सिलबट्टे हमको कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक। इन चित्रों के माध्यम से बहुत आसानी के साथ आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि कौन कौन से अवशेष हमको मिले हैं, किस प्रकार के मिले हैं, याद करने में आसानी होती है। इसके अलावा देखिए कालीबंगा से हमको सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा भी मिला है, ठीक है, इसका मतलब शेविंग के लिए, बाल जो है बनाने के लिए उस तरह का प्रयोग उस जमाने में किया जाता था। सर्वाधिक सौंदर्य सामग्री प्राप्त हुई है। देखिए अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में जितने भी हमारे यहाँ पर मिले हैं पुरातत्व स्थल जितने भी हैं,
उनमें सबसे बड़ी मात्रा में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री कहां से प्राप्त हुई है? तो आपका जवाब होगा कालीबंगा। देखिए इसमें मुख्यतः सुरमा लगाने की सलाई मिली है, ठीक है, सलाइयां होती है जिनकी मदद से हम सुरमा लगाते हैं आंखों में, वो सलाई मिली है तांबे की बनी हुई। यहाँ तक तांबे का दर्पण हमको मिला है, ठीक है, उस जमाने में कांच नहीं था, कांच तो बहुत बाद में भारत में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तांबे का दर्पण हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर चले हम तो मनके की मालाएं हमें बहुत सारी मिलती हैं। अगर आप कभी मौका लगे कभी घूमने जाएं तो कालीबंगा म्यूजियम वहां पे बना हुआ है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, तो उसमें वो सारे अवशेष वहां रखे हुए हैं। अगर नहीं लगे मौका तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, उसके कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप देखें उसके अंदर पत्थरों के मनके हैं, मनकों की मालाएं हैं, ठीक है, चूड़ियां हैं, ठीक है, कान की बालियां हैं। तो इस तरीके से सारी जो है सौंदर्य सामग्री आपको यहाँ पर बड़े पैमाने पे कालीबंगा से देखने को मिलती है, ठीक है। तो सर्वाधिक सौंदर्य सामग्री कहां से मिली? कालीबंगा से। इसके बाद चलते हैं तो आगे दूसरा शतरंज के पास से। देखिए शतरंज खेलते हैं आप लोग बाग, उसके छोटी छोटी जो गोटियां होती है पास से, वो हमें बहुत बड़े मात्रा में यहाँ से मिले हैं। सीटियां मिली हैं, बच्चों की जो सीटियां मुंह से बजाते हैं, मुंह से फूंक मार के वो सीटियां मिली हैं। झुंझुने, छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं झुंझुने बजाने के होते हैं, वो झुंझुने यहाँ से मिले हैं। खिलौना गाड़ी, यहाँ पर हमको मिट्टी के बनी खिलौना गाड़ी भी मिली है, जिनके कुछ चित्र मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाऊंगा। उससे पहले देखें तो कालीबंगा से एक महत्वपूर्ण बात, लिंग पूजा, मातृ पूजा के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आप खास तौर पे चलें सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान वाले हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, वहां पे मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्तियां बहुत बड़ी संख्या में छोटे से बड़े साइज की प्राप्त हुई है। लेकिन कालीबंगा से हमें इस प्रकार की ना तो कोई लिंग पूजा के अवशेष मिलते हैं ना मातृ पूजा के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना है इसको। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां बहुत बड़े पैमाने मिली हैं, लेकिन कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्तियां हमको प्राप्त नहीं हुई है, ना ही कोई लिंग पूजा का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक। चलिए उसके बाद देखें आगे, कालीबंगा के लोगों का प्रिय पशु कुत्ता था। देखिए अगर हम कालीबंगा म्यूजियम के अंदर चलें तो वहां पे आपको बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर आपको छोटी छोटी आकृतियां मिलेंगी। मैं अभी आपको कुछ आकृतियां चित्रों में दिखाऊंगा अभी। तो कुत्ते की आकृतियां बहुत सारी हमको वहां प्राप्त हुई हैं। तो ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका प्रिय पशु कौन सा था? कुत्ता इनका प्रिय पशु था, ठीक। इसके अलावा देखें कालीबंगा के अवशेष, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो कालीबंगा म्यूजियम में आप चले जाइएगा, हनुमानगढ़ जिले में मौजूद है। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1985 में कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ की स्थापना की गई थी। अगर आप कालीबंगा संग्रहालय में प्रवेश करते हैं तो इसमें वहां बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है इस संग्रहालय की स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1985 में की गई थी, ठीक है। तो आपको जितने भी कालीबंगा सभ्यता में अवशेष मिले थे वो सारे अवशेष इस म्यूजियम में फिलहाल रखे हुए हैं, आप सारे अवशेष को देख सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जहां कालीबंगा की खुदाई हुई थी उस जगह पे जाकर मैं देखूं, तो ध्यान रहे वहां सिवाय मिट्टी के ढेर के आपको अब वर्तमान में कुछ नजर आने वाला नहीं है। देखिए वहां पे क्या हुआ था, जब खुदाई हुई थी 1961 से 69 के बीच में, तो खुदाई के अवशेष लेकर हमने इस म्यूजियम में सुरक्षित रख दिए थे। और उस जगह को कहीं लोग खराब ना कर दें, कहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है, कुछ लोग वहां पे कुछ छेड़खानी करके उसको नष्ट ना कर दें, तो इसलिए इतिहासकारों ने मोम की परत रखकर उसको ढक दिया है, वापस उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। अगर आप वहां जाते हैं वर्तमान जगह पर, कालीबंगा जगह पर, तो वहां सिवाय मिट्टी के टीलों के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अगर आपको अवशेष देखने हैं तो कालीबंगा म्यूजियम में आपको जाना चाहिए, वहां पे तमाम अवशेष देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की मैं यहाँ पे चर्चा और कर लेता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है ऑरेल स्टाइन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर। ये पुस्तक का नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑरेल स्टाइन ने इस पुस्तक को लिखा है, जिसमें इन्होंने इसका काफी वर्णन किया है। सरस्वती के आसपास जो भी नदी के आसपास जो सभ्यताएं फली फूली, कालीबंगा सभ्यता के पतन के कारणों में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने क्या क्या मत है दिया है। देखिए अलग अलग मत है यहाँ पर। पहला देखें प्रोफेसर SR राव, इन्होंने एक मत दिया है बाढ़। इनका ये मानना है कि यहाँ पर बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से सभ्यता का पतन हो गया था। दूसरे इतिहासकार हैं केनेडी महोदय, अमेरिकन इतिहासकार, इनका मानना है प्राकृतिक आपदा, माना जाता है कोई प्राकृतिक आपदा, कोई महामारी यहाँ पर फैली जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये सभ्यता का खात्मा हो गया, पतन हो गया। इसके अलावा प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा जो हैं, उनका मानना है भूकंप। जैसा कि मैंने आपसे कहा कालीबंगा से हमको विश्व के सबसे प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण मिलते हैं, तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार माना जाता है भूकंप के कारण सभ्यता का
खत्म हुआ। इसके अलावा देखें तो रॉबर्ट रेक्स नाम के इतिहासकार हुए हैं, रफीक मुगल, डीपी अग्रवाल और बीबी लाल, इन सब का ये मानना है कि घग्गर नदी जो थी इसका पानी सूख गया और सूखने की वजह से ये सभ्यता यहाँ से नष्ट हो गई, या ये लोग भी इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर बस चुके थे। ऐसा उल्लेख हमको महाभारत में मिलता है। देखिए मैंने कहा घग्गर नदी जिसको आज आप कल बोल रहे हैं, इस घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी कहते थे और महाभारत में इसका स्पष्ट उल्लेख है सरस्वती नदी के सूखने का। तो हो सकता है ये नदी जब सूखी तो सूखने की वजह से इस इलाके के लोग यहाँ से पलायन कर गए, ठीक है, और इस जगह को छोड़ दिया और ये जगह धीरे धीरे खंडर वीरान में तब्दील हो गई। चलिए तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर सिंधु सभ्यता के ये पतन के कारण रहे। मैं यहाँ पर कुछ चित्र आप लोगों को और दिखा देता हूँ, जैसे खिलौना गाड़ी देखिए, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि किस प्रकार की चीजें हमको यहाँ से मिली हैं। हमको एक खिलौना गाड़ी मिली है। देखिए आप इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर एक खिलौना गाड़ी है जो मिट्टी से बनी हुई है, ये हमको कालीबंगा से खुदाई में प्राप्त हुई है। तो संभवतः सीधी सी बात है, इस खिलौने को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कालीबंगा के लोग इस तरह की गाड़ियां बनाते होंगे और बैलों के माध्यम से उस गाड़ी को खींचते होंगे। इसके अलावा देखिए एक चित्र और है यहाँ पर जो कालीबंगा म्यूजियम से लिया गया है। इसमें आप देखें यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी आपको दिखाई गई है, ये तांबे की कुल्हाड़ी आपको नजर आती है, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये तांबे की आपको चूड़ी नजर आती है, ठीक, ये तांबे की एक शलाका आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस तरीके से आप देखें यहाँ पर तांबे की बनी बहुत सारी सामग्री आपको देखने को मिलती है कालीबंगा म्यूजियम के अंदर। इसके अलावा देखें कुत्ता आकृति, ये सारे जो हैं कुत्ते के, ये देखिए कालीबंगा म्यूजियम के अंदर से लिया गया चित्र है और इसमें कुत्ते की इस तरीके से मिट्टी की बनी है छोटी छोटी कलाकृति हमको मिली है, ठीक। इनके आधार पे कहा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रिय पशु कौन था? कुत्ता, उनका प्रिय पशु कुत्ता रहा होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है, ठीक है। कोशिश मैंने की है चित्रों के माध्यम से समझाने की। उम्मीद करता हूं आपको कालीबंगा सभ्यता अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे पूरी सभ्यता पढ़ाने के बाद, सारे सभ्यता स्थल पढ़ाने के बाद प्रश्नोत्तर भी साथ साथ में लेके चलूंगा प्रत्येक टॉपिक के। प्राचीन सभ्यता का जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं सारे के सारे प्रश्न उसके वो भी साथ लेके चलूंगा। फिर भी अगर आपको कोई कालीबंगा सभ्यता में चीज समझ में नहीं आई है या कोई अन्य प्रश्न आपको लगता है कि ये सर ने नहीं समझाया, कोशिश मैंने की है, मैंने सब कुछ लेने का, फिर भी हो सकता है कोई आपके नजर में कोई बात हो, कोई आपके दिमाग में हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा आपका जो है प्रश्न का उत्तर देने का, ठीक है। चलिए तो ये आज की कालीबंगा सभ्यता खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में आहड़ सभ्यता और बाकी अन्य सभ्यताओं को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार।